हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मी मीर मोहम्मद विद योर ओन यूट्यूब चैनल सिम्बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। आज हम देखेंगे कि ये जो मैक्रोमोलेक्यूल है ये बनता और टूटता कैसे है। सर, मैक्रोमोलेक्यूल का बनना और टूटना पढ़ेंगे, बट आपने बताओ सही मैक्रोमोलेक्यूल क्या होता है। तो मैक्रोमोलेक्यूल क्या होता है, कौन से यूनिट्स और पार्ट का मिलकर बना हुआ होता है, इस पर एक डिटेल 17 मिनट की वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें मैंने बिल्कुल तफसीलन डिटेल से बताया है कि ये मैक्रोमोलेक्यूल क्या होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। उस पार्ट्स में मैंने ग्रीक काउंटिंग भी सिखाई हुई है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेवलप हो जाएगा मैक्रोमोलेक्यूल के हिसाब से। पढ़ना चाहते हो, सच में पढ़ना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। शुरू करने से पहले अगर अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे और लगे कि वाकई ही मेहनत है इन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पीछे, इससे पहले ऐसा नहीं पढ़ा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हमें थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम ये समझ पाएंगे। रटेंगे नहीं, समझ पाएंगे। ठीक है, रटना होता तो 1 सेकंड का काम है। मैक्रोमोलेक्यूल बनता और टूटता कैसे है। मोनोमर मिलते हैं, मोनोमर के मिलने से क्या होता है, मैक्रोमोलेक्यूल बनता है। अब ये मोनोमर किस प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं, उसको उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये हो गया रटना। ठीक है, ये हो गया रटना। 3 सेकंड में भी नहीं हुआ। रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। तो समझना है तो चलिए भाई, उसको समझने से पहले कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दें कि माइक्रोमोलेक्यूल आपस में मिलते क्यों हैं, ये जो पार्ट है आपस में मिल क्यों रहे हैं। ठीक है, इन पार्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन पैदा हो रही है वो कैसे हो रही है, और इन पार्ट्स के मिलने से ये जो वाटर बाहर निकल रहा है तो ये क्यों निकल रहा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर और लॉजिक को कंप्लीट देखने के लिए इस वीडियो पर टिके रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल को समझने से पहले हमें देखना होगा कि ये जो आपके सामने ये छोटे छोटे यूनिट आपकी बुक में भी दिए गए हैं। ठीक है, अब इस यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट को मोनोमर कहते हैं। वो मोनोमर वर्ड किससे बनता है उसी वीडियो में डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मोनोमर है, ये मोनोमर, इस मोनोमर के बाहर ही आपको बुक में ये चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, बुक में ये आपको हाइड्रोजन और OH दिख रहा होगा। सही है, सब परेशान हो गए सर ये जो हाइड्रोजन है या ये जो OH है ये क्या है। और सर यही आपके दिमाग में एक सवाल आने चाहिए। तो सर ये जो HOH है और OH है, सर सब ये जितने भी पार्ट हैं सब में यही है। सब में H और OH क्यों है, बाकी भी तो एलिमेंट हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं। भाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, मोस्टली नहीं हो सकते। बाकी इक्का दुक्का जैसे नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस या सल्फर हो गया वो हो सकते, बाकी नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते भाई समझो। ये जो मैक्रोमोलेक्यूल होता है ये किनसे मिलकर बनता है, माइक्रोमोलेक्यूल से। माइक्रोमोलेक्यूल को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ठीक है, माइक्रोमोलेक्यूल से बनता है। अब ये जो माइक्रोमोलेक्यूल या मैक्रोमोलेक्यूल ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एज ए प्रिंसिपल एलिमेंट हो और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हो, तो उस एलिमेंट उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो भाई ये जितने भी ये जो माइक्रोमोलेक्यूल्स हैं, ये माइक्रोमोलेक्यूल्स क्या हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो इस वजह से समझे, इनके ऑर्गेनिक होने की वजह से इनमें कौन से एलिमेंट होंगे, इनमें भाई एलिमेंट होंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सर आपने तो बता दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सर ये ऑर्गेनिक है तो इनमें क्या हुआ, इनमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है, कार्बन कहाँ गया सर, आप तो कह रहे हैं यहाँ पर कार्बन भी है। तो भाई ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ इजी करने के लिए बताया हुआ है। बेसिकली ये सर्कल नहीं होता, ये बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, बेंजीन की रिंग होती है। बेंजीन की रिंग होती है जहाँ पर ये ऊपर OH होगा, मिसाल तौर पर यहाँ पर H होगा, ऊपर फिर OH होगा। इस किस्म से स्ट्रक्चर होता है। जब आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को तो वो ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ समझाऊंगा, बट यहाँ पर जस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो भाई ये देखो, यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स है ना, हर कॉर्नर पर एक कार्बन होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, तो ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, ये सर्कल और कुछ भी नहीं, कार्बन की रिंग सी है। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। बुक में ये स्ट्रक्चर देखो तो परेशान होने की जरूरत तो नहीं है। ये जो बोर्ड सर्कल बना हुआ है ना, ये सर्कल और कुछ भी नहीं, बस इन कार्बन की रिंग्स ही हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है सर, ये क्यों होता है, ये मैंने बता दिया कि भाई ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, बेसिकली मोस्टली इनमें 3 ही एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बन की तो रिंग बन गई सर, बाकी जो 2 एलिमेंट बचे वो कहाँ गए, तो वो भाई बाहर आ गए। ठीक है, इतना हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब भाई समझिएगा, केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़े केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो भाई समझिएगा, ये जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट जो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में जो 92 जो सिंबल्स पाए जाते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। बेसिकली उन्हीं एलिमेंट्स को केमिकल कहा जाता है। ठीक है, तो भाई वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उन एलिमेंट्स में गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एलिमेंट फिर फर्दर डिवाइडेड है सब यूनिट में, एटम हो गया, एटम फिर उसके सब पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो भाई उसमें जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, तो उस शेल में जो पाए जाने वाले पार्टिकल होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ तक हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो भाई उस इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज से, अगर उस एटम में से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है या उस एटम में वो इलेक्ट्रॉन वो आ रहा है कहीं और से, किसी और एलिमेंट से वो शेयरिंग हो रही है, तो उनके आने और जाने से क्या होगा, उनके आने और जाने से उसको जो एटम है उस पर क्या होगा, उस पर भी चार्ज पैदा होगी। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होती है सर, ये जो पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसी को हम चार्ज कहते हैं। तो ये चार्ज होगी। ठीक है, तो ये चार्ज जिस पार्टिकल पर, जिस जर्रे पर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो आयन क्या हुआ भाई, आयन चार्ज बेरिंग पार्टिकल हुआ। चार्ज बेरिंग पार्टिकल को या आइटम को बात एक ही है। तो अब ये आयन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब भाई इनका बॉन्ड बना हुआ नहीं होता, इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ सिंगल होती है। एक जैसे फॉर सपोज अब कोई चीज़ बाउंड है किसी चीज़ के साथ ना, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, जिसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्शन है तो फिर इसमें क्या होगी, एनर्जी कम होगी, क्योंकि ये बाउंड है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अगर ये दोनों अलग हो जाएं, इन दोनों के अलग होने के बाद क्या होगा, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, मतलब इनमें एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उनमें मोशन ज़्यादा है। तो भाई ये एक जगह रुकेंगे ही नहीं रुकेंगे, तो इसमें क्या होगी, मोशन होगी। ठीक है, और इनके मोशन से क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल जो है मिसाल के तौर पर ये मोशन करेंगे, ये मोशन करते करते एक दूसरे को भी तो टकरा सकते हैं ना भाई, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं। टक्कर को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। समझ रहे हो। एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, अब इस कोलिजन को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ रहे हो, केमिकल रिएक्शन और कुछ भी नहीं होता, बेसिकली जो एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ होते हैं, वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, जो उसका बाहरी शेल होता है ना, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर वो फ्री हैं तो वो क्या करेंगे, फ्री हैं तो लाजमी बात है उनको बॉन्ड की ज़रूरत है। ठीक है, बॉन्ड का मतलब मैं कहूँ तो उनको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो देने की ज़रूरत है, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, इस शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, तो हम बांड कहते हैं। सही है, बट बांड अभी मैं वहाँ टिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा। तो उस अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, मोशन हुई, मोशन की वजह से क्या हुआ, कोलिजन हुई, कोलिजन होगी, टक्कर होगी, तो भाई क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन और कुछ भी नहीं, इस कोलिजन का ही दूसरा नाम है। अब केमिकल रिएक्शन होता है तो भाई आप देख रहे हैं कि ये जो आयंस हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये दो मुख्तलिफ नेचर की हैं, एक ये पॉजिटिव है, एक ये नेगेटिव है। तो भाई ये दोनों आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ऐसे ही चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, अगर भाई ये कोलिजन हुआ तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने के नतीजे में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एटम आपस में क्या करेंगे, बांड बना लेंगे। अब उस बांड बनाने को हम बांड सिंथेसिस कहते हैं, बांड फॉर्मेशन भी कह सकते हो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, अब यहाँ ये क्या होगा, ये एटम आपस में टकराएंगे, तो टकराने के नतीजे में बांड बन भी सकता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बांड सिंथेसिस कहते हैं। या अगर उन एटम्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे से टकराने से ऐसा भी तो हो सकता है, जो पुराना जो बांड था वो उसको तोड़ दें। क्योंकि वो एनर्जी होती है ना, ये बांड है, फॉर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक है तो इसके यहाँ पर कोलिजन से असर तो पड़ेगा ना भाई, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो भाई इस कोलिजन या केमिकल रिएक्शन के नतीजे में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या बॉन्ड बन सकता है, बॉन्ड सेंसेटिव होगी, या वो बॉन्ड टूट सकता है। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? ठीक है। अब सर बॉन्ड बनेगा कब और बॉन्ड टूटेगा कब? तो भाई बॉन्ड बनना और टूटना कैसे होगा, अब देखिएगा थोड़ा। यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने कहा कोलिजन हुआ तो अगर जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हुआ, अगर वो क्या है, उन दोनों की चार्जेस क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। अगर उनके इलेक्ट्रॉन की चार्ज, उनके जो एटम हैं उनकी जो चार्जिंग है, चार्जेस हैं उन पर ना, अपोजिट हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। समझ रहे हो? ठीक है, जो भी मजेदार चीज़ होती है वो क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, छोटी सी एक मज़ेदार एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ठीक, बॉय एंड गर्ल दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं, एक दूसरे का मतदात हैं तो क्या होता है? बॉयज़ गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या होता है बेसिकली? बॉन्ड और कुछ भी नहीं होता भाई, ये जो दो एटम्स के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है ना, किसकी वजह से? अपोजिट चार्जेस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। तो भाई क्या होगा, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। सही है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। सर आपने तो ये कह दिया, अगर ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस सेम होते तो भाई, सेम होते तो ये क्या होता? अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? ये जो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट नहीं सॉरी, सेम चार्जेस, ये सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं? सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं। स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, रिपेल करते हैं मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं। धकेलना समझते हो? धकेलते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। एक दूसरे को दूर करेंगे तो भाई ये जो बना हुआ बॉन्ड था वो टूट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सेम चार्जेस वाले आयंस की आपस में टक्कर होगी तो वो क्या होगा? वो बॉन्ड ब्रेकेज होगा। तो आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि बॉन्ड बनता कैसे और ये बॉन्ड टूटता कैसे है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि ये ग्रीक काउंटिंग होती है। बेसिकली ग्रीक काउंटिंग क्या होती है, क्योंकि आगे इसी का काम है सारा। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है तो इस ग्रीक काउंटिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, तो भाई आ जाओ अब अपने असल टॉपिक पर। वो था आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या कि भाई ये जो बॉन्ड बन रहे हैं या ये बॉन्ड टूटते हैं, जिनके जरिए मोनोमर्स आपस में मिल रहे हैं, मिलकर एक मैक्रोमॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो कैसे टूटता है, वो कैसे बनता है, ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। अब देखते हैं कि भाई ये वाकई ही आपस में कैसे मिलते हैं और ये टूटते किस प्रोसेस के थ्रू हैं। बेसिकली अब हमें प्रोसेसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने आपको अभी समझाया क्या, ये क्या है भाई? ये सारा एक पार्ट है। किसका पार्ट है? इस मैक्रोमॉलिक्यूल का। इसको मैं क्या कहूँगा? ये माइक्रोमॉलिक्यूल है, माइक्रोमॉलिक्यूल। ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहो, सही है। इसके मल्टीपल नाम्स हैं, पार्ट कहो, यूनिट कहो। ठीक है, बात एक ही है। माइक्रोमॉलिक्यूल कहो, पार्ट कहो, यूनिट कहो, बात एक ही है। भाई अब ये जो रिसर्च है सारी, ये किसने की थी? बायोलॉजी की सारे रिसर्च। आपको अगर आपको याद आ रहा है बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ग्रीक बायोलॉजी किसका कॉम्बिनेशन है? ग्रीक वर्ड्स का। तो मतलब ये सारी रिसर्च किसकी की गई है? ग्रीक की गई है। तो भाई टर्मिनोलॉजी भी उन्हीं की चलेगी बेसिकली। तो इसी वजह से आपको ये समझाना था कि ये जो उनकी जो रिसर्च है ना, उस रिसर्च को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रीक काउंटिंग चाहिए। उनकी लैंग्वेज सीखेंगे तभी तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या रिसर्च की थी। ठीक है, तो ग्रीक काउंटिंग, जैसे हमारी काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
वैसे ही इनकी काउंटिंग है क्या, ये एक को क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं, दो को डाई, तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, ऐसे करते पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका। ठीक है। अब एक से ज़्यादा जब हो जाता है, जैसे फॉर सपोज 3 से क्रॉस हो गया, तो 3 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मेनी कहते हैं। ठीक है। हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, मेनी। वो क्या कहते हैं, अब उस मेनी की जगह पर वो ग्रीक क्या कहते थे, वो ग्रीक एक टर्म यूज़ करते थे जिसको वो क्या कहते हैं, पोली। तो पोली और कुछ भी नहीं, पोली क्या है, पोली तो ग्रीक वर्ड ही है। ठीक है। सर ये आप क्यों सिखा रहे हैं, पोली पढ़ा रहे हैं, आप ये काउंटिंग सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं भाई, बहुत काम की चीज़ है, इस वजह से सिखा रहा हूँ। रटवाना नहीं है कि ये मोनोमर है, ये आपस में मिल रहा है, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, इस वजह से ही आपको मैं ये समझा रहा हूँ। ये समझ पाओगे तभी तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठेगा, फंडामेंटल फंडा जो है इसको बनने का। ठीक है, सही है। तो आपको ये ग्रीक काउंटिंग समझ में आ गई कि ये ग्रीक काउंटिंग क्या है। एक को मोनो कहते हैं, दो को डाई कहते हैं, ट्राई, टेट्रा, ये सारे आपको याद करने। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो माइक्रोमॉलिक्यूल, ये जो मैंने लिखा, ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। अब इस माइक्रोमॉलिक्यूल का दूसरा नाम पार्ट कहो, यूनिट कहो, या इसको मैं एक और ग्रीक वर्ड में, ठीक है, क्योंकि सारे रिसर्च ग्रीकों की है भाई, यूनानों की है। ठीक, तो यूनानियों की है, तो मैं यहाँ इस ग्रीक को क्या करता हूँ, ये जो यूनिट है, इस यूनिट के लिए भी उन्होंने ग्रीक में एक वर्ड दिया था जिसको मर कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रीक के लिए वर्ड, मर। ठीक है। तो अब ये जो मर हैं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर आपको वाकई ही कदर हो कॉन्सेप्ट की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अब ये जो है, एक जो यूनिट है, अब इस यूनिट को मैंने क्या कहा, मर कहा, सही है। अब मोनोमर वर्ड कैसे बना, इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अब ये कितने हैं, ये यूनिट कितना है, एक है। ग्रीक काउंटिंग में एक को क्या कहते हैं, मोनो कहते हैं। तो ये वर्ड क्या बन गया, मोनोमर बन गया। समझ रहे हो, मोनोमर ऐसे बना, मोनोमर जो वर्ड है ना वो ऐसे बना। कैसे बना भाई, ये देखो ये पार्ट है। ठीक है, पार्ट का हो, यूनिट का हो, किसका, मैक्रोमॉलिक्यूल का। अब ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल का पार्ट है, इस पार्ट को ग्रीक में हम मर कहते हैं। ठीक, कितना पार्ट है, एक पार्ट है, सही है, एक यूनिट है। अब एक यूनिट के लिए ग्रीक काउंटिंग में कितने हैं, तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, मोनो। तो ये क्या बन गया, मोनोमर बन गया। ठीक, अब ये जो मोनोमर है, ये जो मोनोमर है दूसरे मोनोमर से मिलेगा, जाहिर सी बात है ये आपस में मिल रहे हैं। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं और ये क्यों मिलते हैं भाई, मैंने अभी आपको ये समझाया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये जो मोनोमर है, ये ऐसे समझ लो, ये जो एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है। अब इनके ये, क्योंकि ये चार्ज बेरिंग पार्टिकल है, तो ये क्या है, आयंस हैं। अब ये आयंस क्या करेंगे, आयंस के बीच में क्या होगी, आयंस जो होते हैं, ये आयंस अनस्टेबल होते हैं, इनके दो इनमें मोशन होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इनके बीच में कोलिजन होगी। कोलिजन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में दो ही चीज़ें होती हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो भाई बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है, जब ये दोनों चार्जेस क्या हों, अपोजिट हों। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, लकीर की फकीर नहीं बना करो, इस वजह से ही आपको कहता हूँ कंसेप्चुअल पढ़ो। क्या हुआ, ये अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने से क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। कैसे मॉलिक्यूल बना सर, ये दो हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, दो हाइड्रोजन लिख दिए, एक ऑक्सीजन है, ये लिख दिया। सर ये तो कुछ वाटर का फार्मूला लग रहा है, ये वाटर ही है भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ यूं कि ये कोलिजन हुआ, तो इनके कोलिजन के नतीजे में उन पर चार्जेस थे क्या, अपोजिट चार्ज वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनोमर थे, एक ये मोनोमर और एक ये मोनोमर, इन दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बनाया। अब ये भी एक था, अब ये भी एक था, ये दोनों मिले तो उन्होंने क्या किया, दो बन गए। ठीक है, अब दो बने, कितने, क्या दो थे, ये मोनोमर दो थे, अब दो के लिए, ठीक है, ये बेसिकली दो क्या है, ये दो पार्ट है ना, दो मर हैं। ठीक, अब दो के लिए ग्रीक काउंटिंग में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाई। ठीक है, डाई, क्या डाई भाई, ये यूनिट डाई, ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट है, ये डाई, तो ये क्या बन गया, डाई मर। इसका मतलब कि भाई ये तो दो मोनोमर यहाँ पर मिलकर एक डाइमर बनाएंगे।
अब इस ड्राइमर में मोनोमर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, मोनोमर ऐड करते जाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाते जाते पहले ट्राई बनाएगा, फिर टेट्रा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एंड में मैंने आपको बताया था कि मेनी मर्स हो जाएंगे। तो मेनी के लिए कौन सा वर्ड होता है, पॉली, ठीक है। और यूनिट के लिए क्या होता है, मर, तो ये क्या बन गया, पॉलीमर, ठीक है। मैक्रोमोलेक्यूल का दूसरा नाम क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल का ही दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर क्यों कहते हैं पॉलीमर, वैसे कहते हैं भाई क्योंकि ये जो एक एक यूनिट, ये जो मोनोमर मिलकर आपस में डायमर बनाया, फिर ट्राइमर, एक एक यूनिट मिलकर ये मेनीमर्स, मेनी मतलब बहुत सारे पार्ट्स को बहुत सारे यूनिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो एक बड़ी साइज का मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या बना, मैक्रोमोलेक्यूल बन गया, समझ रहे हो। मैक्रोमोलेक्यूल बना कैसे, इसका कंसेप्ट मैंने दे दिया। अब सर ये तो हो गई बात, आपने तो सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। सर बुक में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, वो क्या होते हैं, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस वो क्या होते हैं सर, बेसिकली कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का। इससे पहले आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो इसलिए फिर से रिक्वेस्ट, छोटी सी कदर कर लो भाई के मेहनत की, ये कंटेंट बड़ी मेहनत से बना हुआ है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स। चलते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है, ये जो वर्ड है आखिर आए कहाँ से, क्योंकि साइंस देखो, साइंस क्या है, साइंस एक लॉजिकल और प्रूव्ड बेस्ड फील्ड है। ये कोई फिलोसफी नहीं है कि मैं आपके ख्यालों पर चल लूँ, आप मेरे ख्यालों पर चल लो, नहीं, ऐसे नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। ये कंडेंसेशन है, तो ये कंडेंसेशन कह क्यों रहे हैं, हमारे यहाँ सिर्फ डेफिनेशन ही समझाई जाती है, कंडेंसेशन जाती है कि कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रोमोलिक्यूल्स आर मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, रटवा दी एक लाइन, ये से नहीं होता भाई। अब इस कंडेंसेशन का वर्ड ये आया तो यहाँ पर ये यूज क्यों कर रहे हैं, कंडेंसेशन ही क्यों लिख रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हाइड्रोलाइसिस क्यों लिखेंगे, अभी समझाता हूँ आपको इसके पीछे का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें ये बॉन्ड बन गया, क्या हुआ, ये जो दो थे, इन दोनों के बीच में से क्या हो गया भाई, ये दोनों आयन थे तो इनको स्टेबल होना था, स्टेबल होने के लिए इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, निकल गए तो भाई यहाँ पर इसकी वैकेंसी हो गई, और यहाँ से निकला ना, यहाँ पर इसकी वैकेंसी हो गई, यहाँ पर इसकी वैकेंसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी कैसे फुल होगी, लाजमी बात है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन की नीड होगी, ठीक है ना। ये निकले हैं तो लाजमी बात है इनकी जगह खाली हुई, तो भाई इस जगह को फुलफिल करने के लिए ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड बन गया, सही है, ये क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गया और ये डायमर बन गया, ठीक है। सर इससे कंडेंसेशन का क्या मतलब, क्या प्रोसेस हुआ। अब देखो भाई ये होता जाएगा ये प्रोसेस, और ये बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिल जाएंगे और पॉलीमर बन जाएगा। अब आपको कुछ चीज़ दिख रही है, ये जो मोनोमर थे अलग अलग थे, लाजमी बात है, सब हाईली एनर्जेटिक थे एक दूसरे के, तो इनमें एनर्जी ज़्यादा थी, तो इनमें मोशन भी ज़्यादा थी, मोशन थी तो ये एक दूसरे से दूर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, जो ये इतना बड़ा जो कह सकते हैं कि एरिया घेर रहे थे, इतना बड़े एरिया पर थे, अब ये क्या हो गया, सिकुड़ गए, अब ये इतने ही एरिया में एक माइक्रोमोलिक्यूल बन गया, ठीक है, इतने ही एरिया में ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, मतलब बन गया, इतने ही एरिया का ये मॉलिक्यूल आपस में फिट हो गए और ये एक मैक्रोमोलिक्यूल बन गया, सही है। तो भाई क्या हुआ ये कि भाई आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ना, ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है जहाँ पर ये माइक्रोमोलिक्यूल फैले हुए थे या मोनोमर फैले हुए थे, वो क्या हुए बेसिकली कंडेंस हुए, एक वर्ड होता है कंडेंस, वो क्या बेसिकली कंडेंस हुए, ठीक है। कंडेंस हुए का मतलब भाई लेसन हुए, वो एरिया क्या हो गया, लेस हो गया, कितना एरिया घेरा हुआ है, यहाँ कितना एरिया घेरा हुआ है, तो क्या हुआ, कंडेंस हुआ। तो उस प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, मोनोमर एक दूसरे के करीब आकर मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, समझ रहे, ये है कॉन्सेप्ट कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन होता है जिसमें ये मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। तो कंडेंसेशन के थ्रू क्या निकला था, पानी निकला था, ठीक है ना। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ ना। तो भाई एक बात समझिएगा, ये जो वाटर होता है ना,
इस वाटर को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइड्रोन कहते हैं, हाइड्रोन कहते हैं, ठीक है। और एक और प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स उस वर्ड को कहते हैं जो किसी भी रूट वर्ड के पहले आकर उस वर्ड की मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है। प्रीफिक्स हो गया, तो वो क्या है भाई, वो है डी। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है आप मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, आप मतलब खत्म हो जाना। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंसेशन में क्या हुआ, पानी निकल गया ना, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसके रिमूवल की वजह से ही तो क्या हुआ, यहाँ पर वैकेंसी बची और ये बाढ़ बन गया। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो रिमूव के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डी। डी का मतलब ऑफ, रिमूव हो जाना, डी। अब डी के बाद में क्या लिखूँ, क्या रिमूव हुआ, वाटर, वाटर रिमूव हुआ ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी हाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। क्यों हुआ उसका भी लॉजिक मैं दे चुका हूँ। रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, अब रिमूवल ऑफ वाटर के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट थे, जिन जो इन दोनों में वैकेंसियाँ थी, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, उन वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बॉन्ड बना दिया। अब क्या हुआ, वाटर के रिमूवल के बाद बॉन्ड बन गया। तो उस बॉन्ड के बनने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड बनने को मैंने क्या बताया, बॉन्ड बनने को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया क्या कहते हैं, बॉन्ड बनने को सिंथेसिस कहते हैं। अब इस पानी के निकलने से क्या हुआ, बॉन्ड बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डी सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। डी सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसका मतलब वाटर के निकलने के बाद मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड का बनना, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये सब होता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। समझ में आई बात। कंडेंसेशन के कई नाम है, ये एक के नाम नहीं है। कंडेंसेशन का एक नाम तो ये है कंडेंसेशन, ठीक है। सेकंड इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथ कहते हैं। सिर्फ इसको सिंथेसिस भी कहा जा सकता है, ठीक है। हाँ, मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कंडेंसेशन। सर आपने बता दिया कि ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल ऐसे बनता है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब सर ये बन तो गए, अब सर इनको तोड़ो, टूटेंगे कैसे भाई, तोड़ना भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे ये बना था, ठीक है, इसका बनना भी आसान था, लॉजिकल था। आपको सिर्फ समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, आप कुछ चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू ये क्या होगा, ये मैक्रोमॉलिक्यूल फिर से टूटेगा, ठीक है। एक आपको मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूँ। सिंथेसिस मतलब बनना, इसका अपोजिट क्या होगा, जैसे अपोजिट का मतलब देखो आसमान का जमीन अपोजिट है, बनने का अपोजिट क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, सही है। सिंथेसिस का अपोजिट ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या हुआ, वाटर बना था, ठीक है। कंडेंसेशन में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बना था। अगर हमें इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है, अगर हमें इस मॉलिक्यूल, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टूटा हुआ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, समझे। उसमें वाटर मॉलिक्यूल बना, इसमें हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना सर, ये टूटता कैसे है सर वाटर मॉलिक्यूल, आपने तो कहा ना सर, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया ना, इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब ये क्यों टूटेगा, तो भाई इसके टूटने के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब इसके पीछे टूटने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसमें क्या हुआ, कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल बना। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें ये जो बॉन्ड बना हुआ है, अब ये तो पहले से स्टेबल है ना, इसकी स्टेबिलिटी को तो अगर ये तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे भाई, इसको आयंस की ज़रूरत होगी। कैसे मतलब आयंस की सर, आयंस होते हैं, ये क्या होते हैं, यही अनस्टेबल होते हैं ना भाई, अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं जिनकी मोशन की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा भाई, देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल, अब इस वाटर मॉलिक्यूल को जहाँ पर ये प्रोसेस होगा हाइड्रोलाइसिस का, वहाँ पर क्या होगा, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक। अब सर ये एंजाइम क्या बोला है, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे इस एंजाइम का पूरा चैप्टर है तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप उसको कंसिडर न करो, वीडियो वैसे ही लेंदी हो गई है। तो हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइटिक निकला लाइसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। इसका मतलब भाई
तोड़ना, किसको तोड़ना? वाटर को तोड़ना। वाटर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, वाटर को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करेगा? इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। पहले क्या हुआ था? बना था पानी, अब ये क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा भाई तो लाजमी बात है ये आइंस बन जाएंगे। आइंस अनस्टेबल होते हैं, इनमें मोशन होती है बहुत। अब ये मोशन से क्या करेंगे? इनकी मोशन की वजह से यहाँ वहाँ घूमने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर कोलिजन होगी। अब कोलिजन होगी तो भाई क्या होगा? कोलिजन के नतीजे में दो ही चीज़ हो सकती है, मैंने बताया, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर अपोजिट चार्जेस होंगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर सेम चार्जेस होंगी तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? थोड़ी बहुत चार्जेस सेम होती हैं तो क्या होता है? यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा? अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये क्या होगा? ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। ये इसके साथ मिल जाएगा भाई, ये इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये क्या होगा? ये नेगेटिव पार्ट है तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट आकर, और ये जो पार्ट है यहाँ पर आकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बन गया तो भाई पर इनकी क्या हो गई? ये जो जगहें थी खाली वो पूरी हो गई तो भाई ये फिर से अलग हो गए, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस के थ्रू जिसमें क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल था ये पूरा, ठीक है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटा और इसमें ये जो वाटर के मॉलिक्यूल के जो आयन बने, यहाँ पर ये प्रोटॉन और ये जो आयन ये आपस में क्या हुए? ये इसमें ऐड हो गए, ठीक है। अब इसके ऐड होने से क्या हुआ? ये दोनों सेपरेट हो गए इनका, क्योंकि बॉन्ड बन गया। इसका इससे बाढ़ बन गया, इसका इससे बाढ़ बन गया। बाढ़ बन गया तो क्या होता है? बाढ़ असल में बनाते ही ये वैलेंसी पूरी फुलफिल करने के लिए, इनकी वैलेंसी फुल हो गई तो अब ये क्या हो गया? ये दोनों सेपरेट हो गए। तो उस प्रोसेस के थ्रू जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल में या मोनोमर में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस सब आपको बताते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। मैंने समझा दिया, करके दिखा दिया, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनी है। कॉन्सेप्ट इस कंटेंट पर काम किया है बहुत सारा, आपके लिए बिल्कुल एक किस्म का हलवा तैयार करने की कोशिश की कि आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक लेवल से ले जाकर सिखाऊँ, ठीक है। बुक वाली लाइनें रटवानी होती तो 1 मिनट का काम था, मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे बनाइए वो सारा 1 मिनट में हो जाता। बट मेरा काम बुक की लाइनें रटवाना नहीं है, मेरा काम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। तो मेरे इस मेहनत में आप मेरा साथ दीजिए। अपने आपका ही चैनल है ना बेसिकली, ये जो चैनल, ये जो वीडियोस बना रहा हूँ किसके काम की? आपके काम की। तो अपनी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।